नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुशामदीद। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बड़ी दिलचस्प चीज़ें भी हैं। आज हमने देखा कि PMLN की जो सीनियर रहनुमा और मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दाग धुलने की या दाग हटाने की बड़ी कोशिश की है कि जो लग रहा है नवाज शरीफ पे एक टैग, दाग नहीं कह सकते, टैग कह लीजिए, जो लाडला का, और जो बातें हो रही हैं, जो एनवायरनमेंट बन गया है, जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस पे सवाल उठा रही हैं, उसके उन्होंने जवाब देने की आज कोशिश की है। क्या कह रही थी, शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। ये जो आज का तासुर है ना कि लाडले और फैसले आ रहे हैं आज, अगर निज़ामे इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है, 7-7 साल की पेशियां, 4-4 साल 2-2 साल की कैदें, सजाए मौत, काल कोठरियां, ये सब भुगत कर, पेशियां भुगत कर, झूठे मुकदमात में अपने इल्जामात का जवाब देकर, एहतसाब की चक्की से गुजर कर अगर आज सुरखरू हो रहे हैं, तो ये लाडलापन है। हमारे सियासी मुखालफीन की भी मैं अगर बात करूं, अपोनेंट्स की भी अगर बात करूं, तो जो उनके भी तासुरात हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। तो चूंकि अपोनेंट को नजर आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, इसलिए उनको ये एतराज़ हो रहे हैं और लाडला का टैग लगाने की कोशिश हो रही है। आज सदर जरदारी साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने जो बयान देखा, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन जो है वो शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार भी किया। अब मामला ये नहीं है कि जरदारी साहब ने ये क्यों कहा, मामला ये है कि जो उनके अपने फर्जंद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का भी रोना रो रहे हैं, वो इलेक्शन की शफाफियत पर भी सवालात उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी वो सवालात उठाते हैं। लेकिन फिर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक तरफ रखे जब हम आसिफ अली जरदारी साहब के बयान देखते हैं, तो वो हमें कदरे मुख्तलिफ या कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आते हैं। अभी कल और परसों 3 दिन लगातार उन्होंने KP में जलसे किए और कल बड़ी इंपॉर्टेंट एक उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात की। जब वो ये बात कर रहे थे तो हमें लगा कि वो निशाना शायद नवाज शरीफ साहब को बना रहे हैं, लेकिन आज लगता ये है कि इस जो टारगेट थे वो उनके अपने शायद वालिद भी हों। क्या कह रहे थे, कोई सुन लें। पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। अब ये मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है। 70% जो हमारा आबादी है वो जवान है, वो नौजवान है, ये हम सब का मुतालबा है। ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज करने से पहले सिर्फ एक बात कि जो अली नवाज अवान साहब जो कि PTI के रहनुमा थे और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ और काफ़ी दिनों से वो मिसिंग थे, नहीं मिल रहे थे, पता नहीं किधर थे और आज मिल गए हैं कि जहांगीर तनी साहब के घर से। आगे बढ़ते हैं, जो हमें अथर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जर्नलिस्ट, इम्तियाज़ आलम साहब सीनियर पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनरल साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगर इजाज़त दें तो नज़ीर लगारी साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और इसी टॉपिक को आगे लेते हुए जो हम बात भी कर रहे थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी सुना। लगारी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, मतलब ये गुड कॉप और बैड कॉप है या वाकई कोई मामलात हैं कि जरदारी साहब जो है वो शफाफियत का क्लेम कर रहे हैं और जो उनके साहबजादे हैं वो उस पर सवालात उठा रहे हैं? अच्छा, बात यह है कि ये वालिद और साहबजादे के मामले में हम बेचारे कौन होते हैं जो बीच में बात करें कि जनाब कौन गलत है और कौन सही है। हमारा इससे क्या जाए। और सिर्फ बात यह है कि ये बयानिया जो भी बना रहे हैं, दोनों तरफ से जो भी बयानिया बन रहा है, वो तब मुतवज्जे किसको कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, किसको आवाज दे रहे हैं और किसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि यार तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल गड़बड़ हो रही है, इसलिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और दूसरे कह रहे हैं फर्स्ट क्लास बेहतरीन लेवल प्लेइंग फील्ड है और हम अच्छा खेल रहे हैं। तो अगर एक ही घर से दो आवाजें आएंगी तो सुनने वाला भी किस तरफ देखेगा और किस तरफ नहीं देखेगा। अगर एक तरफ से कहा जा रहा हो कि सियासत के हम ही खिलाड़ी हैं, एक तासुर ये, और दूसरी तरफ ये कह रहा हो कि भाई नहीं नहीं, ये जो 70 साल से ऊपर वाले हैं, ये 70 साल वाले हैं, ये चले जाएं, अपना रास्ता लें और हमारे लिए राह खाली कर दें। मस्जिद में बैठे नमाजें पढ़े।
हाँ, और एक ही घर से अगर दो तरह की आवाजें आ रही होंगी तो सुनने वाला भी कंफ्यूज तो होगा ना, कम से कम, चाहे वो मुझ जैसा एक हाँ कम इल्म सहाफी हो, फिर भी यही समझेगा ना कि गड़बड़ है, कोई और कोई मसला हो रहा है। और जो आपने सबसे पहले इंट्रो में एक एक गुफ्तगू सुनाई है, और उस पर तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि इस तरफ से कोई सवाल नहीं आया। असल बात ये वो है उस पे भी करेंगे कि सर, उस पे भी करेंगे, जरा अब एक तो अदालतों भुगतान में इंसाफ बिल्कुल सर, उस पे भी तो करेंगे, मेरा जरा ख्याल ये एक है भुगतान है, एक भुगतान है फिर। अच्छा, मसला एक ये भुगतान है है। कि इम्तियाज आपको आलम भी साहब आपके भी, सर मैं वापस आती हूँ, लगारी साहब बसत एहतराम, मैं वापस आती हूँ सर। इम्तियाज आलम साहब, आप इस पे किस तरह से कमेंट करेंगे? ये डेलिब्रेट मूव है, ये गुड कॉप बैड कॉप है, या आपको वाकई लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मैसेज दिए जा रहे हैं, जैसे से लगारी साहब कह रहे हैं कि एक घर से दो आवाजें आ रही हैं, क्या मैसेज लें, किसको सच जाने? देखिए, इसे कहते हैं दोहरा बयान, डबल स्पीक। और ये आपने देखा है, ये पैटर्न हमें नजर आया PMLN में। एक नवाज शरीफ की लाइन थी, वोट को इज्जत दो की, एक पांव पड़ने की लाइन थी शहबाज शरीफ की। वहां तो मसला हल हो गया, वहां तो अब पांव पड़ने की लाइन की फतह हो गई है। और अब कैसा ही शोर बचाए जाए, यकीनन ये बात दुरुस्त है मरियम औरंगजेब की कि बहुत ज्यादती हुई थी, और अदालतों में ही ये मामला हुए थे और अदालतों ही के सामने है। इससे तो मैं डील की बात नहीं निकालता, बल्कि मैं समझता हूँ ये करेक्शन ऑफ पास्ट जो ज्यादतियां हैं उनकी इस्लाह है। लेकिन ये बात तो अब साफ है कि नवाज शरीफ को खुद इस बात पे बड़ा एहसास हो रहा है, वो बड़े शर्माए से है कि उन्हें लाडला पुकारा जा रहा है, कहाँ वो वोट को इज्जत की बात कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त कोई भी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पोजीशन लेने की तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इमरान खान इतनी मुश्किलात के बावजूद, जो और इससे ज्यादा मुश्किलात इस जमाने में क्या हो सकती थी, जिससे वो गुजरे हैं, लेकिन वो स्टैंड की पार्टी नहीं कर रही है। कोई बयानिया अगर दे रहा है इस वक्त तो सिर्फ बिलावल भुट्टो ही दे रहे हैं। उनका ही कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये बड़ी बाआवाज बात है, और ये लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक पूरी पार्टी को आपने मैदान से निकाला हुआ है, एक पूरी पार्टी को आपने आसमान पे चढ़ाया हुआ है, और तीसरी पार्टी कह रही है कि हमारे लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरी बात की जो जनरेशनल फर्क है, जनरेशनल जो फर्क है, ये जो नस्ली फर्क है, पीढ़ी का जो फर्क है, वो बहुत बड़ा आ गया है। ये भुट्टो की सियासत का या शरीफ की सियासत का जो जमाना था वो काफी पुराना हुआ है, और अभी डेमोग्राफी चेंजेस आई हैं जिससे इमरान खान ने कैश किया है। अगर अब बिलावल उस तरफ आ रहे हैं, यूथ को एड्रेस कर रहे हैं और रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यकीनन अव्वल खवेश बात दरवेश वाली बात बिल्कुल ठीक है, अपने घर से शुरू करें, जरूर करनी चाहिए, और नई नस्ल को आना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। मैं वापस आती हूँ, और अतर काजमी साहब आपके पास आने से पहले आपको एक और शॉर्ट भी सुनाना है मुझे। 9 सितंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये बात पूछी गई थी, आपको याद होगा कि उससे जो इलेक्शन कमीशन वाला, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाला जो मामला चला था, जरदारी साहब ने उसमें भी मुख्तलिफ बयान दिया था। उससे एक छोटा सा क्लिप है, वो सुने, फिर आपके कॉमेंट लूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग हुआ था, जिसपे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है, और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। गारी साहब ने बात की कि क्या ये फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ गुड कॉप और बैड कॉप शहबाज शरीफ साहब खेलते थे, इन्होंने सोचा हम भी यही वाली पॉलिटिक्स करें, क्योंकि बजाय वो सक्सेसफुल रहे। देखिए, इसमें जो थोड़े बहुत मसाइल हो रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मसाइल हो सकते हैं।
सिंध के अंदर इत्तेहाद बनाने की जो आपने एक कोशिश देखी, उसके अलावा दीगर जगहों पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब के अंदर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान में लोग जा रहे हैं, पहले ये कहा जा रहा था कि वो आएंगे पीपल्स पार्टी में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से दोस्त बताते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वो कर रहे ये हैं कि बिलावल साहब उसके ऊपर तनकीद करते हैं और जरदारी साहब बुनियादी तौर पे ये मैसेज देते हैं कि हमें उस हद तक आप पुश ना करें, अगर आप हमें बिल्कुल हमारे लिए मैदान तंग करेंगे तो फिर वो बिलावल के हाथ में चीज़ें हैं, मैं तो अभी भी जो है चीज़ों को इस तरह लेके चलना चाहता हूं। तो ये वो एक बुनियादी सा मैसेज दे रहे हैं। दूसरा, जो बिलावल साहब का अलमिया क्या है, देखें बीबी की खुशकिस्मती थी कि वो साहिबजादी थी भुट्टो की, और उस वक्त वो जो जिस तरह भुट्टो साहब का दौर चल रहा था, पूरी स्ट्रगल थी। अब ये जो बिलावल साहब कहते हैं ना कि हमें 70 साल के बाबे नहीं चाहिए, यकीन करें कि ये जो आज के नौजवान हैं उनको बिलावल की शक्ल में वो 70-75 साल की नाकामियां नजर आती हैं जो इस पॉलिटिकल सिस्टम ने उन नौजवानों को दी हैं। उसमें दीगर जो हुकूमतों का किरदार था, गैर सियासी हुकूमतें रहीं, वो एक लंबी बहस है, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो 70 साल से इस मुल्क के ऊपर एक तरह से मुसल्लत हैं किसी ना किसी शक्ल में। 60 की दहाई से भुट्टो साहब आ गए और फिर आगे ये सब कुछ, तो ये जब कहते हैं ना कि जी हमने वो 70 साल या 50 साल पुरानी वाली सियासत नहीं करनी है और उन लोगों को साइड पे करना है, तो ये उसके सफ़े अव्वल के दस्ते के लीडर हैं बिलावल साहब। लेकिन बिलावल साहब तो पहली दफा उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया था, वो वजीर खारजा बने थे। जिंदगी में उन्होंने, देखिए जिंदगी में उन्होंने 1 रुपया खुद नहीं कमाया, एक दिन काम नहीं किया। मुझे नौकरियां करते हुए 24 साल हो गए हैं। क्या पाकिस्तान का नौजवान ये समझता है कि जी वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो फौरन वजीर खारजा बन गए, उनके पास इतना हुनर है कि, या फिर वो किसी और वजह से एक बने क्योंकि वो एक जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी सांस में देखिए आप नौजवानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और दूसरी सांस में आप कहते हैं कि जी, पहला कहते हैं कि 70 साल के बाबे पुरानी सियासत नहीं, और अगली सांस में आप फरमाते हैं कि मैं अपने नाना की जो सियासत है उसको बहाल करूंगा, 70 का जो दिहाई का मिशन है वो लेके आगे चलूंगा। तो बिलावल का तो मैसेज ही बड़ा कंफ्यूज है, उसको बताना है कि सियासत आगे आपने लेके किस तरह चलनी। अगर आपने 70, 80 और 60 की दिहाई वाली सियासत और वो मिशन पूरे करने जो आपके नाना से पूरा ना हो सका, आपके 50 साल से ना पूरा हो सका, तो इट मींस कि वो मिशन जो है वो फिर मिशन इम्पॉसिबल है पाकिस्तान की आवाम के लिए। लगारी साहब, आप इससे एग्री करते हैं? अगर आप इसमें कमेंट करना चाहें तो प्लीज जरूर करें, फिर आगे बढ़। एक मेरा कमेंट सुन ले, ये आप सियासी मुबाहिस में झाड़ू ना फिरवाया करें। ये 70 साल की तारीख में तो मार्शल ज्यादा रहे हैं और आमरीतें रही हैं और बड़ी जमहूरी रेजिस्टेंस हुई है, आप उसमें मिट्टी डाल रहे हैं। ये क्या तमाशा लगा हुआ है सियासी बहस का कि झाड़ू फेर देते हैं आप पूरी तारीख में। बड़ी पाकिस्तान में जबरदस्त जमहूरियत की तहरीकें चली है, आमरीत जो खिलाफ तहरीकें चली है, आइन बना है, 73 का आइन बना है, वफाकियत के लिए जंग हुई है, अवाम के हकूक के लिए एक एक इंच में जद्दोजहद हुई है। आप उसे नलीफाई कर रहे हैं और आप 70 की दहाई की बात करते हैं। वो तो बहुत शानदार दहाई थी जिसमें पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा अवामी उभार आया था और यूब खान की आमरीत को शिकस्त हुई थी और ये हक की राय दही और पार्लिमानी निज़ाम और वफाकी निज़ाम के मुतालबे मंजूर कर लिए गए थे। आप क्या उसकी और फिर 73 का आइन बना। ये इस तरह की बातें करना, पूरी तारीख को लपेट देना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई बड़े गैर संजीदा रवैया है तारीख के बारे में, वो बड़ा सतही रवैया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें 2 चीजें, ये वही 70 की दहाई है जिसमें भुट्टो साहब जो है पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे। वही 70 की दहाई जिसमें मुजीबुर रहमान ने 160 सीटें, 100 नहीं, अब आपने बात की ना सर, मेरी भी सुन लें अगर काइंडली। चलें आप करें सर, इनकी बात मुकम्मल। क्या सारद साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उस वक्त कोई सिविलियन ओहदा नहीं था जो भुट्टो साहब वो ओहदा संभालते। अच्छा भाई देखिए, जब भुट्टो साहब ने वो ओहदा संभाला उस वक्त मुल्क में कोई सिविलियन ओहदा नहीं था, ना कोई प्रेसिडेंट का ओहदा था, ना कोई प्राइम मिनिस्टर का ओहदा था। तो उसके अलावा जब डिबैकल हो गया और याह्या खान को जाना पड़ा तो भुट्टो साहब क्या बनते? ये मतलब लोग, ये तारीखी अलमिया था, ठीक, ये तारीख और ये थे 1962 का आइन तो याह्या खान ने खत्म कर दिया। करे सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 60 की दिहाई, 70 की दिहाई, 80 की दिहाई जो है ये पाकिस्तान की रोशन तरीन दहाई है और जनरल ज़िया के बदतरीन दौर में जो तारीखी जद्दोजहद हुई है उसको भूल देंगे हम। 48,000 कारकुनों को लगाए जाने वाले कोड़े और तहखानों में बंदिशें वो भुला दें हम।
और लोगों ने यहाँ पर एक एक घंटे में 60-60 लाशें गिराएगी, काजी अहमद में, मोरो में, जोई में, दादू में, खैर पर नाचन शाह में हम भूल जाएं, उठाकर फेंक दें हम। लोगों ने जानों की कुर्बानी दी, हम भूल जाएं। ठीक है, एक एक जगह पर लोगों ने जाने दिए, उनको भूल जाएं, हम कहें कि लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है लखारी साहब। ओके फाइन, लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे इसमें कुछ कमेंट करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, मैं देखिए जो दोनों मोजेस मेरे सीनियर फरमा रहे हैं उससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, उसमें तो इख्तलाफ ही नहीं है। ये तो बिलावल का आर्ग्यूमेंट है ना कि मैंने सियासत में तब्दीली लेके आनी है, और बिलावल साहब ने कहा कि अब 70 वाले घर बैठ जाएं, तो ये तो बिलावल का आर्ग्यूमेंट। ये जो अभी लगारी साहब ने कहा या उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है सर। अगर अब मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है, हमने नहीं कहा है। मैं अर्ज कर लूं ना, मैं अगर अपनी बात पे हम बात कर रहे हैं, मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं। देखें ये सारी चीजें जो हैं ये सारी कौम के सामने है ना, जो कुछ भी हो तारीख का हिस्सा। और मैंने अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर ही जिस वक्त पहली बात की थी, जिसको इंतहाई सतही कहा इम्तियाज आलम साहब ने, उस सतही अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर ही मैंने कहा कि यहाँ पे सियासी हुकूमतें भी रही हैं और गैर सियासी हुकूमतें भी रही हैं। और उस 71 के सहाने के बाद जिन लोगों ने बैठ के आइन बनाया था और जिस आइन में लिखा था कि आज के बाद दोबारा खुदा न खास्ता इस मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल ना हो, और कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर उन लोगों ने एग्री किया था कि 90 रोज में इलेक्शंस होंगे या 60 रोज में इलेक्शंस होंगे, फिर उनकी ही औलादों ने बैठ के इस पार्लियामेंट में इलेक्शंस के खिलाफ करारदादें पेश की। इलेक्शंस 2 सूबों में नहीं करवाए, मुश्तरका मुफादात कौंसिल में क्या हुआ, ये सब तारीख का हिस्सा है ना। झाड़ू तो इस तरह फेरा जाता है ना, जब ये कहते हैं कि जी भुट्टो बड़ा पॉपुलर था, 80 सीटों वाला पॉपुलर था, और शेख मुजीबुर रहमान जिसकी 160 सीटें थी और उसमें 6 गालिबन और भी थी उसके बाद, तो वो पॉपुलर नहीं था। मतलब कि वो तारीख से निकलते हैं और जरा आगे बढ़ते हैं। लगारी साहब अगर ऐसा नहीं करें नादिया, प्लीज ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। देखें तारीख की बात ये है कि जब 2-3 बड़ी पार्टियां, वहां की मजदूर किसान पार्टी जो थी सबसे बड़ी पार्टी, और जिसने इलेक्शन जीता था मौलवी A.K. फजल हक की, उसने बाइकाट किया। भाषानी की पार्टी ने बाइकाट किया, अताउर रहमान की पार्टी ने बाइकाट किया, मुजीबुर रहमान को आगे लाया गया। मुजीबुर रहमान को लाने वाले ये थे, और किसने बैठकर, अयूब खान के वजीर इत्तलात ने बैठकर 6 नुकात बनाते हैं। और हमसे क्या बात करते हैं, ये क्या बात करते हैं। और मुजीबुर रहमान को किसने पॉपुलरिटी डिक्लेयर की, जिसने भेजा था अयूब खान के पास, जस्टिस मुनीर को भेजा था कि जस्टिस मुनीर जाकर उनको कहो कि वो अलग हो जाए हमसे, ये अयूब खान ने कहा था। आप बात करते हैं, और वो उस नारे को लेकर चला था। उसकी पॉपुलरिटी बनाने के लिए 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि सैलाब में 5 लाख लोग मर गए हैं, इलेक्शन मुलतवी करो, नहीं कर रहे थे। ये लाडले हैं, मुजीबुर रहमान लाडला था भाई, कोई अपोजिशन का बंदा नहीं था। मौलवी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाडले की मतलब टर्म जो है वो उस वक्त तक चली आ रही है और अभी तक जिंदा जावेदा है। देखें भुट्टो साहब भी उसी अयूब खान के वजीर थे, तो अगर आप किसी भी अयूब खान के एक अगर वजीर क्रेडिबल था तो दूसरा वजीर भी उतना ही क्रेडिबल था। ठीक, उतना ही क्रेडिबल है जितना वो था। दूसरी बात यह है कि सारी जिंदगी हम नौजवानों को यह बताया गया कि पाकिस्तान में एक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था और उसके नतीजे में खुदा ना खास्ता ये हो गया था। अब जब फैक्ट सामने है कि शेख मुजीबुर रहमान ने 160 सीटें जीती थी, भुट्टो ने 80 सीटें जीती थी, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि इख्तिदार पे मैं आऊंगा, सारा उनका कसूर नहीं होगा। लेकिन ये वो तारीख के फैक्ट्स हैं जो ये रिजल्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब आगे बढ़ जाते हैं। लगारी साहब आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया सर। अलग झंडा होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलग FIR होगी, अलग जो है वो सारा पुराना अलग होगा, फौज अलग होगी, वो सब कुछ ये कह रहा था। और अलग अलग की बुनियाद पर वो इसको ये दिया गया था, ये एजेंडा दिया गया था, और इस एजेंडे पर उसने इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल ठीक है सर। बाहर हो गई थी, भाषानी की पार्टी बाहर, अताउर रहमान की पार्टी बाहर, मौलवी A.K. फजल हक की पार्टी बाहर, सारी पार्टियां बाहर चली गई थी। और उसके बाद इलेक्शन हुए थे, जब मैदान साफ था। हमारे रेडियो पाकिस्तान पर गाने चल रहे थे, मौला अली शेर खुदा पर कश्ती पार लगा देना, कश्ती मुजीबुर रहमान का इंतखाबी निशान था। क्या बात करते हैं, धांधली हुई थी, मुजीबुर रहमान को जितवाया गया था। बिल्कुल ठीक है सर। मैं जरा सर थोड़ा सा आगे बढ़ने दें सर, प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर। इम्तियाज आलम साहब,
अब एक जो मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था, चौधरी एहसन साहब एक दरख्वास्त लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, वो रिजेक्ट भी हो गई मिसिंग पर्संस के हवाले से। अब इलेक्शन कमीशन के रोल पर एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि जो सारी बेकायदगियां हो रही हैं, जो प्री पोल रिगिंग के जिम्मे में आता है, जो कुछ इस पीटीआई के साथ हो रहा है, फिर अली नवाज अवान साहब इस तरह से लोग गायब होते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई इंटरव्यू करता है, कोई जाके वो पार्टियों के पट्टे पहनता है, फिर हंसते मुस्कुराते तस्वीरें खिंचवाता है। सर, ये भी क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन की कमजोरी है? इस पे इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कागजी इदारा है, आइन में बड़ा एम्पावर्ड है। असल पावर का मंबा इलेक्शन कमीशन नहीं है। आप इसलिए इलेक्शन कमीशन को जेर बहस ला रही हैं, आसानी है आपको, सिविलियन इदारा है एक, अगर आप उसके खिलाफ बलामत और हम मिलके कर भी लेंगे तो हमारी कोई सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो गत बनाई जाती रही है, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि फौजी इलेक्शन कमीशन चलाएं। अगर वो हमें चाहिए कि हम इलेक्शन कमीशन में जो कमियां हैं वो आइडेंटिफाई जरूर करें और उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, लेकिन हमें मालूम है कि पावर वहां नहीं है। पावर इज समवेयर एल्स, जिसके सामने ये सब बोलते नहीं है तजिया निगार बड़े जो हमें तारीख सिखाने में बैठ गए हैं यहाँ पे। इन्हें कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी तबलीग स्ट्रगल हुई है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। जब तक वो नहीं बदलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्शन का ड्रामा, और ये जो हम कह रहे हैं कि जी एक हमवार जमीन नहीं है, हमवार जमीन कब थी? 2018 के इंतखाबात में थी। पूछे इन काजमी साहब से क्या कहते हैं, अब भी नहीं है। पहले वो तो बहुत प्यारा लाडला लाया गया था, ये दूसरे लाडले बनने जा रहे हैं। अब सब तो सभी लाडले बनने जा रहे हैं। लगता ये है कि जमहूरी प्लेटफॉर्म ही लोगों ने छोड़ दिया है, जमहूरी पोजीशन लोगों ने छोड़ दी है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मैं इलेक्शन कमीशन को बलामत करने के लिए बैठा नहीं हूँ। मैं तो ये चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को और तकड़ा किया जाए कि उसकी रेट ऐसी हो कि वो तमाम रियासत के इदारे उसकी रेट को फॉलो करें। अतर काज़मी साहब, मामला ये है कि जब ये बात करो लाडले की भी अगर इवन बात होती है या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, तो सारे बात जो है भी हकीकत कि चूंकि 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और उससे पहले वो लाडले थे, तो अब ये लाडले हैं, तो ये वाली चीज चलती रहेगी। देखें, हकायक तो इसी तरह के हैं। 2018 में आप देखें, यही जहांगीर तरीन साहब थे, इनके पास बहुत सारे लोग आते थे, इनके जहाज में बैठ के आते थे। लेकिन ये जस्टिफिकेशन जो है, क्या वो कहते हैं ना अंग्रेजी के कि दो गलत चीजें से एक सही चीज तो नहीं बन सकती। तो ये जस्टिफिकेशन कैसे हो सकती है, और ये जस्टिफिकेशन वो लोग कैसे दे सकते हैं जो जमहूरियत की बात करते हैं? 2018 में अगर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब आएँ और उनकी मदद की गई, तो उसका क्या उसके मुकाबले में ये आईनी पोजीशन है कि अब ये ठीक है जनाब, अब ये मियाँ साहब के साथ हो रहा है? जो अगर वो उस वक्त गलत था तो वो भी गलत था। नहीं सर, आप नहीं, वो भी गलत था, ये सर मैंने बिल्कुल लेकिन आप माने तो थी वो गलत हुआ था और अब हो रहा है वो भी गलत है। ये नहीं कि वो ठीक था और ये गलत है, मैंने गलत है वो भी गलत था। जी सर, मैंने खुदा ना खास्ता कतन ये नहीं सर, मैंने खुदा ना खास्ता कतन ये नहीं कहा कि आप ये कह रहे हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारे सियासतदान हमें बताते हैं। जी, वो जो अभी ये बयानिया पेश किया जाता है जो स्पेशली नून लीग की तरफ से और ये और वो उसको जो कुछ अभी मियां साहब के साथ हो रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो सिर्फ ये कहते हैं कि क्योंकि उस वक्त वो हुआ तो इस वक्त अब उसका इजाला हो रहा है। अब जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, बिलावल साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ANP वाले इशारा कर रहे हैं, PTI वाले इशारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मसला है। लेकिन अतर काज़मी साहब, क्या ये इस चीज को आई मीन के टॉलरेट कर सकते हैं? क्योंकि आप एक तरफ आपने इतनी फुल फ्लैज एक जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई, वोट को इज्जत दो वाली, और फिर उन्होंने कहा कि मैं नजरियाती हो गया हूं, और इतनी लंबी एक स्ट्रगल के बाद, जेल जाने के बाद, अपनी बीवी को खोने के बाद, बेटी को जेल ले जाने के बाद, अब मतलब जब सब चीजें बेहतर होने लगे तो आप पे लाडला का टैग लग जाए, तो ये मुतहम्मिल हो सकते हैं? इनका वोटर इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? बड़े सुकून से। देखें, ये तब मसला होता है जब आप किसी के हकूक की जंग लड़ रहे हो, जब आप अपने मफादात की जंग लड़ रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर ये बड़ा इजी होता है। अब जो एक बंदे का मफाद होता है, एक ग्रोह का मफाद होता है, उसको अचीव करना बहुत आसान होता है।
जब आपने मुल्कों के, कौमों के मफादात की जंग लड़नी हो तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं, जो पिछली हुकूमत थी, जिन्होंने हुकूमत जब ख़त्म हुई खान साहब की, उनका जो बयानिया था इदारों के हवाले से, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। और जब वो लोग हुकूमत में थे तो वो उस वक्त क्या कहते थे कि हमने बिल भी पास कराना हो या जनाब हमें नैब से जो कुछ आता था तो वो तो वहां से आता, कभी एतराज किया उन्होंने? तो यही तो मेरा अलमिया, मेरे तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह पाकिस्तानियों के हकूक की जंग तो कभी लड़ी नहीं गई, अपने अपने मफादात की जंग लड़ी जाती है। और जिनसे हम उम्मीद रखते हैं फिर हम उन्हीं पे तनकीद करते हैं। लगारी साहब, जिनसे उम्मीद रखते हैं उन्हीं पे तनकीद करते हैं। ये वो वाली बात है कि अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करी थी, बट डेफिनेटली इम्तियाज आलम साहब इज वेरी मच राइट कि वो एक सॉफ्ट टारगेट है, हम उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन उसके क्या क्या मजबूरियां हैं। वो कहते हैं ना कि यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो ये तमाम चीजें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये वाली सियासत, प्लस लाडला का टैग नवाज शरीफ साहब पर, और दूसरी तरफ प्री पोल रिगिंग के जिम्मे में आता हुआ वो सब कुछ जो पीटीआई के साथ हो रहा है। ठीक है, उनके लीडर, उनके चेयरमैन जेल में है, बट जिस तरह से वर्कर्स और उनके लीडर्स के साथ हो रहा है दीगर, बात यह है कि जो चीज गलत है वो गलत है ना। जो चीज जब नवाज शरीफ के साथ हो रहा था तो कौन कह रहा था कि ये ठीक हो रहा है? उस वक्त तो बिल्कुल दूसरी सूरत हाल थी ना। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन है या ये कह के हम बैठ जाए कि ये गलत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ गलत हो रहा था तो गलत था, जब इमरान खान के खिलाफ गलत होगा तो गलत ही होगा। गलत जो चीज जहां भी होगी वो गलत होगी और उसको हम ठीक नहीं कर सकते ना ठीक कह सकते हैं। पहली बात ये है कि हम उस तरफ गए ही नहीं ना जहां से आपने मरियम औरंगजेब की आपने सुनाई थी, उनकी स्पीच सुनाई थी कि जनाब वो क्या कह रही हैं। उनको वो नजर नहीं आया है कि किस तरह से कोर्ट जो है किस तरह से इतना अचानक रहमदिल होकर और उनको जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दे रही है। यार, एक शख्स बाकायदा कन्विक्टेड कोर्ट अदालत से नहीं बल्कि वो जेल से वो रवाना हुए बैरून मुल्क, उनको वापस कहाँ अदालत में आना है? अदालत में तो आना होगा जब भी आना होगा, उसमें समाअत होगी। वो पहले कैसे आ गए? और वो पहले आए हैं तो आपसे प्रोटेक्टिव बेल, जेल जाए बगैर उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल कैसे ली है? और वो कौन सा ऐसा मसला था जिसकी वजह से आपने एक ऐसे शख्स को जो सजा याफ्ता था उनको आपने कैसे पहले कहा कि जनाब आप जलसा कर लीजिए, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है। तो एक तरफ अगर अदालतें वो कर रही थी तो एक तरफ अदालतें ये भी कर रही थी, तो हम देख रहे हैं ना, हमें ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है ना, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कोई तो नहीं हो रहा है। अच्छा, लाडला कहना या ना कहना, लेकिन क्या वो ये बोझ उठा सकते हैं कि उनके बारे में ये तासुर एस्टैब्लिश हो गया है कि वो नए लाडले हैं? अगर वो लाडले हैं तो क्या वो इस सूरत हाल को अपने लिए वो कर सकते हैं? और दूसरी चीज लोगों ने नहीं देखा हुआ था, चखा हुआ नहीं था कि इमरान खान कैसे होंगे और क्या नतीजा निकलेगा। वो 3.5 साल में लोगों के कस बल निकल गए थे। बिल्कुल ठीक लोगों सर, ठीक है, सही है। मैं जरा इम्तियाज आलम साहब की तरफ जाऊं, एक सेकेंड लगारी साहब। इम्तियाज आलम साहब, एक और चीजें हैं, क्योंकि बड़ी चीजें से हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले तो ये होता था कि कोई जो जमहूरी हुकूमतें होती थी या सियासी हुकूमतें होती थी वो मुद्दत पूरी नहीं करती थी। अब उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके कंप्लीट करनी शुरू की तो कोई वजीर आजम मुद्दत पूरी नहीं करता। अब जो दोबारा से एक इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत, अभी से लोग उड़ाना शुरू कर दिया कि साल के लिए होगी, 1.5 साल के लिए होगी, 2 साल के लिए होगी। क्या ये भी किसी डील का नतीजा लग रहा है आपको? किसका नतीजा लग रहा है? मतलब कोई डील या कोई चीजें पहले से तय या पहले से लोगों के माइंड बनाना? मैं कई ऐसे लोगों की तरफ से चीजें देख रही हूँ। देखिए मुझे तो नवाज शरीफ को अगर कानूनी रिलीफ मिल रहा है अदालतों की जानिब से तो मुझे उस पर इतराज नहीं है। मैं चाहता हूँ बाकी इमरान खान को भी अदालतों से जो जायज कानूनी रिलीफ है उन्हें भी मिलना चाहिए और तमाम सियासी लोगों को मिलना चाहिए। और ये मिसिंग पर्सन अब हो रहे हैं, अब तो पंजाब में होने लगे हैं तो हम सीख रहे हैं। ये बलूचिस्तान में कब से मिसिंग पर्सन हो रहा है, कब से कबायली इलाकों में मिसिंग पर्सन हो रहे हैं। उससे हमारी जमहूरियत पसंदी और इंसान दोस्ती नहीं जागती है। जो बात हमें कहने की है वो ये है कि जिस तरीके से नून लीग को एक तरह से रीलॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हमने देखा है कि बाप हो या पूरे बलूचिस्तान के तमाम सरदार इकट्ठे करके वहाँ डाल दिए गए हका कर, तो ये जो सिलसिला है और जैसे किंग्स पार्टियां बन रही हैं, ये सारा हम देख रहे पैटर्न। हम अब इसके ये हम सब इसके
खूब उससे वाकिफ है, हमने कई बार ये मंजर देखा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप अगला इलेक्शन को अभी से उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, उसका अखलाकी जवाज खराब कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो अगर कोई जमात सही तौर पे अपनी ताकत पे कामयाब भी होकर आ जाएगी तो उसे मशकूक करार दिया जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए पार्टियों में होना चाहिए एक अहदनामा, एक इंतखाबी जमहूरियत की सियासत पे और इंतखाबात पे पार्टियों में एक अहदनामा होना चाहिए। हमें क्यों हम किसी ब्यूरोक्रेसी से या एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करें, हम सियासतदानों से मुतालबा करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं जरा लास्ट कमेंट अतर काज़मी साहब से ले लूं। अतर काज़मी साहब, क्या ये चल रहा है, जो कुछ लोग कहते हैं ये 1 साल के लिए गवर्नमेंट होगी, 2 साल के लिए होगी, फिर हालात वही चीजें रहेंगे, इस पे जरा कमेंट कर दें। भाई लोगों को हम बातों से तो नहीं रोक सकते, ठीक है? आप लोग कर रहे हो ना तो समझ में आता है, मतलब ऐसे ऐसे लोग बातें ये कर रहे हैं कि ये भी शायद किसी जगह कहीं पे लिखा जा चुका है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल हकीकी जमहूरी हुकूमत होगी, साफ और शफाफ इलेक्शंस हो रहे हैं और मुल्क के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। जरदारी साहब कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन कराने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और जरदारी साहब के बाद अतर काज़मी कह रहे हैं। मैं उनके मौक़िफ़ की तायद करता हूँ और मैं बिलावल साहब से इख्तिलाफ करता हूँ के खिलाफ है, जरदारी साहब के मौक़िफ़ की आप तायद करते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच अतर काज़मी साहब। नज़ीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इंताज आलम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आप आते हैं। IMF ने जो मुल्क के तरक्याती बजट है उन पर भी थोड़ा सा सवाल उठा दिया है। बात यह कि उन्होंने ये नहीं कहा कि बंद करें, उन्होंने कहा कि इसकी कोई हिकमत अमली होनी चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए, 5 साल पे मुहित होने चाहिए, लेकिन महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आप आते हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करें। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और साबिक़ चेयरमैन FBR और सीनियर इकोनॉमिस्ट शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, एक खबर हमारे सामने आई जिसमें ये चीज़ें आई कि चूँकि अब IMF के साथ मामला दोबारा से तय पा गए हैं और उम्मीद है कि सेकेंड जो उसकी है वो मिल जाएगी ट्रांस। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तरक्याती बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा इस पर नज़रसानी की जाए। इसको किस तरह से आप देखते हैं, मतलब कि ये तरक्याती बजट के खिलाफ है या हमने कुछ एक्सेस रखा हुआ है, क्या मामला है सर ये? देखिए नादिया, बात ये है कि हमारे पास अब फिस्कल साइड पे बिल्कुल स्पेस नहीं है और जो तरक्याती बजट के नाम पे हम पैसे खर्च करते हैं ये इन अ रियल सेंस जस्टिफाइबल नहीं है। और जो उनका एतराज़ है तरक्याती बजट के बारे में, मेरे ज़ाती व्यू में वो ठीक है और मैं तो इसको एक स्टेज आगे ले जाऊंगा। मैं तो ये कहूँगा कि तरक्याती बजट फेडरल लेवल पे ख़त्म कर देना चाहिए और इसको पूरी तरह ट्रांसफ़र करना चाहिए टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि जो तरक्याती काम होते हैं वो बुनियादी तौर पर सूबों का ताल्लुक है और वो इस तरह उनको डालना चाहिए। ये उनका, मैं ज़ाती तौर पर उनके इस एतराज़ से एग्री करता हूँ। अच्छा, और दूसरा एक मामला सर, इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है जिस तरह से खबरें आई थी बाद में कि जिस हुकूमत ने जाते जाते अपने MNS को इतने इतने फंड्स रिलीज कर दिए, अरबों के फंड्स रिलीज कर दिए, फला को कर दिए, फला को कर दिए, तो क्या ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है कि एक प्राइड के तौर पर ही होता है ना? देखिए बात ये है ना नादिया, बात ये है कि हमारे पास अब बिल्कुल स्पेस नहीं है और हम ये तरक्याती फंड्स के नाम पर एक बड़ी अमाउंट एलोकेट कर देते हैं जिसमें डिस्क्रिशन होती है काफ़ी हद तक प्राइम मिनिस्टर साहब की। और ये हमारी तारीख रही है कि हम उनको बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे रिलीज़ करते हैं और उनकी जो मॉनिटरिंग है और जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही है और ये सिस्टम अब ख़त्म होना चाहिए और ये पैसे का ज़िया है तो हमें सही करना चाहिए। मगर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा छोटा सा फैक्टर है। पाकिस्तान की फिस्कल स्पेस बहुत ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो जो बुनियादी काम IMF को हमारे साथ करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे और हमारे लोग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो ये है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है हम उसे कैसे कम करें और उसे कम करके हम स्पेस क्रिएट करें लोग उसकी जगह पर
तो ये जो बुनियादी काम है वो हम नहीं कर रहे, और हम ये टर्शियरी काम कर रहे हैं, ये जो आपने वही बात की है इसके अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और उसूलन तो देखा जाए तो ये जो लेजिस्लेटर्स हैं इनका तो ये काम भी नहीं है, ये तो फिर आप 30 ईयर की जो आपकी गवर्नमेंट है उसको आप इतना स्ट्रेंथन करें, एम्पावर करें और फिर तरक्याती काम वो करें और वहाँ से फंड्स हो। बट एनीवेज लेट मी मूव फॉरवर्ड। सर अब इलेक्शंस का दौरा है ना, मतलब ज़ाहिर है अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन सिवाय PTI की तो और तो दीगर जो बातें चला ही रही हैं। अब वो सब खासतौर पर अगर मैं नून लीग को देखूँ तो वो अपने 2017 तक यानी 2013 से 2017 तक वाली जो पॉलिसीज है उसकी बेस पे वो कह रही है कि जी हमने बिजली सस्ती कर दी, लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, हमने डॉलर को कंट्रोल किया था, हमने ये किया था, तो आप हमें वोट दें तो अगला जो टाइम होगा मतलब हमारी जो हुकूमत होगी तो हम यही वाला जो है वो दोबारा से कॉपी करेंगे पैटर्न। आपको लगता है कि अब ये मामला इतनी आसानी से मईशत संभल सकेगी? नून लीग के बस में है, इनकी हुकूमत आ भी जाती है अक्सरियत के साथ। तो देखिए नादिया, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में 2002 से लेके 2008 तक मुशर्रफ साहब की फौजी गवर्नमेंट, 2008 से लेके 2013 तक की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, 2013 से लेकर 2018 तक की PMLN की गवर्नमेंट, 2018 से लेकर 2022 तक की PTI की गवर्नमेंट और 2021-22 की जो PDF की गवर्नमेंट थी, इन चारों गवर्नमेंटों ने मिल के इन चारों गवर्नमेंटों ने मिलके पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रहा हूँ, तबाह कर दिया है और पाकिस्तान बिल्कुल एक नाकाम रियासत बन चुका है। अगर किसी को इस पे डाउट है तो वो मईशत को नहीं जानता, और कोई मुल्क इस हालत में नहीं होता जिस हालत में हम 30 जून 2023 को चले गए थे। तो ये बात करना कि 13 से 18 तक हमने गवर्नमेंट चलाई थी, हमने ये किया था, उसके ऊपर आप मेरे साथ एक आधे घंटे का प्रोग्राम करें, मैं आपको बाय आइटम टू आइटम बना दूंगा। बस मसला ये है नादिया कि इनमें से किसी के पास पाकिस्तान को आगे ले जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये मईशत के बुनियादी चीजों से नावाकिफ हैं, ये शख्सियतों के आसपास घूम रहे हैं, इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म मेजर रखा हुआ है। इन्होंने कोई, मुझे बता दें, कोई एक चीज किसी पार्टी ने, किसी एक सिस्टम ने ये कहा हो कि हम पाकिस्तान में ये करने वाले हैं, और उसकी वजह ये है, आप मुझे ये समझा दें कि वो कौन सा मुल्क होता है जिसके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं होता। कोई इकोनॉमिक प्लान किसी ने दिया है तो सर इसका फिर हल क्या है? सर इसका हल क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसका हल जो है वो बुनियादी तौर पर कैसे सही करें मुल्क की मईशत? पाकिस्तानी रियासत को अब रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि रियासत के बुनियादी उसूलों को तब्दील करना पड़ेगा। उसमें बुनियादी उसूल तब्दील करने का सबसे पहला आइटम है वो ये है कि हमें अपने आइन को फाइनेंशियल मैटर पे तब्दील करना पड़ेगा। हमें सूबे बढ़ाने पड़ेंगे, हमें इंडिया से रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, हमें अमेरिका से रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, हमें अपने अफगानिस्तान का ये जो बिला वजह का हमने अफगानिस्तान की साथ बिला वजह की उनके साथ ये जो हमने उनके खाते पे नुकसान किया है उसको सही करना पड़ेगा, हमें रिटेलर होलसेलर को हाथ डालना पड़ेगा, हमें माफियाज को कम करना पड़ेगा, हमें एक्सचेंज कंपनियों को बंद करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं। हमें बड़ी गाड़ियों को की बोर्ड को बंद करना पड़ेगा, हमें बाजारों को रात को बंद करना पड़ेगा। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, बाकी सारी बातें आप करते रहें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं पाकिस्तान की असली मईशत को जानता हूँ, मैंने 50 साल इस चीज में गुजारे हैं। ना मुझे कोई इस बात ये चीज इनकी चीजें मुतासिर करती हैं, ना मुझे इनसे कोई इंटरेस्ट है। मैं आम आदमी की जिंदगी के जाविये से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का आम आदमी मुझे आइंदा मजीद मुश्किलात में नजर आ रहा है। और अगर ये इस तरह की बातें जिस तरह की बातें करते हैं कि बिजली की वो कर दी थी, ये अभी 13-14 महीने गवर्नमेंट करके गए हैं, तो उस दौरान में इनको अकल नहीं आई थी। ये क्या बातें कर रहे हैं इसमें? क्यों बिलावज मेरा और आपका टाइम जाया कर रहे हैं इसमें? सर मैं इस पे आपका एक बड़ा टू द पॉइंट कमेंट एक और लेना चाहती हूँ। कहते हैं कि जी हमने तो मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। नहीं तो मुझे ये बताइए
नादिया साहब मुझे ये बताइए कि जब मैंने 2021 में कहा था कि मुल्क दिवालिया होने वाला है तो ये तो सब हंस रहे थे, तो फिर बचा क्यों लिया? अगर दिवालिया, जब मैं उस वक्त 2021 में ये कह रहा था कि मुल्क दिवालिया है, तो आपने अब 23 में आके कहा कि ये मैंने दिवालिया होने से बचा लिया, तो इसका मतलब है आपको समझने में 2 साल लगे। तो या तो आपकी अकल कम है या मुनाफिक है। लेकिन उन्होंने दिवालिया होने से वाकई बचा लिया, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट ने मुल्क को दिवालिया होने से वाकई बचा लिया? नहीं, पहली बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने तो 2021 में कहा था कि दिवालिया है, ठीक है ना? मैंने कहा था, आपके पास भी रिकॉर्डेड है, मैंने 2021 में कहा था कि दिवालिया। ये सारे कह रहे थे कि जब्बर साहब ने क्या कहा, फिर 23 में कह रहे हैं कि दिवालिया होने से बचा लिया। मैं आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, मगर पिछले दिनों में कुछ हमने इक़दाम किए हैं कि हमने उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए हैं, और उसमें मुझे कोई आर्ट नहीं है ये कहने में कि चलो राशिद मुनीर साहब ने जो अफगानिस्तान के लिए किया है, जो स्मगलिंग के लिए किया है, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे किया है, जो एक्सचेंज कंपनी के लिए किया है, उसने पाकिस्तान की मईशत को स्टेबिलिटी की तरफ डाला है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है। तो ये बिला वजह की बात है कि हमने बचा लिया, अभी तो बचाने आप मतलब आप मैं सिर्फ आपको रादिया ये कह सकता हूँ कि आप इनकी बातों को सीरियस क्यों लेती हैं? मैं तो कोई होती भी नहीं हूँ ना से, मैं तो पूछ रही थी कि आपकी मायराना राय क्या है, क्योंकि उनकी तो पूरी इलेक्शन कैंपेन इसी पे मोहित होती है ना कि जी हमने तो ये कर लिया, हमने तो ये कर लिया, हम डॉलर को 100 पे ले आएंगे, 150 पे ले आएंगे, पहले भी लाए थे। बट सर जी मैं बता देता हूं, देखिए पाकिस्तान को तकरीबन $50 बिलियन के करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर के करीब अपना फॉरेन करेंसी को का अरेंजमेंट करना है, कुछ री रोलिंग करनी है, और तकरीबन नेट में हमें 25 से 40 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल मार्केट से उठाने पड़ेंगे फॉरेन करेंसी में अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए। अच्छा, उस दिवालिया होने से बचाने के लिए हमें 2 अमल करने पड़ेंगे। एक अमल जो हमें करना पड़ेगा वो ये है कि हमें वेस्टर्न इकोनॉमी और वेस्टर्न अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को ऐसा रखना पड़ेगा कि वो IMF को हमारे बारे में अच्छी रिकमेंडेशन दें। अगर वो अच्छी रिकमेंडेशन देंगे तो हम दिवालिया से बच जाएंगे। ठीक है, बात मेरी समझ रही हैं आप? ठीक है, पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये है, अच्छा ठीक, और अगर दूसरा कि हमने अपनी एमर्जिंग मार्केट की स्टेटस को ले आए तो हमें बाजार से कर्जा मिल जाएगा और हम अपने आप को दिवालिया होने से बचा लेंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं उसको निकाल के ले आया हूं और मैंने पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दे दी है, तो उसकी बेसिक अकाउंटिंग गलत है। उसको समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और पाकिस्तान किन मसाइल का शिकार है। ये सिर्फ सियासी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये है कि एक बड़ा कॉमन सा लोग सवाल कर रहे होते हैं कि जी जिससे आपने भी कहा कि जी अभी जो हालिया इक़दाम हुए निगरान हुकूमत ने स्मगलिंग को लेकर, एक्सचेंज को लेकर, डॉलर रेट को लेकर तमाम, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो अवाम तक नहीं पहुंचा। मतलब जैसे हम कहें कि जी अवाम को कोई रिलीफ मिल गया, महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है। आज की भी जो रिपोर्ट है उसमें महंगाई 42% तक पहुंच गई है। तो ये रिफ्लैक्ट कब होगा इन चीजों पे कि चीजें सस्ती हो या थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिले? देखिए, आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि अभी इमीडिएट रिलीफ का मुझे कोई ख्याल नहीं है। जिस जगह पर ये 30 जून 2023 को हमें छोड़ के गए थे, अभी तो सिर्फ उस बुराई से नीचे निकालना है। और मैं ये समझता हूँ हम बिल्कुल गड्ढे में गिरने के बाद अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और आपने देखा है कि पेट्रोल की प्राइस नीचे आई है और डॉलर में वो इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर पाकिस्तानी अपनी हरकत बाज नहीं आ रहे हैं और वो जरा सी भी उनको छूट दी जाती है तो वो करेंसी के मामलात में और मामलात में दोबारा वही हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी इक़दामात में तेजी भी करें और सख्ती भी करें, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी 3-4 सालों में चाहिए, 3-4 महीने में चाहिए कि पाकिस्तान का, जो आपने सही कहा कि ये जो इक़दाम हो रहे हैं इसका असर आम आदमी पे जाए, क्योंकि आम आदमी को अभी इसका असर नहीं जाता।
और महंगाई बढ़ती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बिल्कुल जी, थैंक यू शबर ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुल्क के जो माशी मामलात हैं वो उसमें कोई ऐसी बेहतरी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्नॉलेज कर रहे थे कि जो निगरां हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं मईशत को लेकर वो कदरे बेहतर है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।